Union Minister Gajendra Shekhawat at the spot of incident in Jodhpur joins protest by the Bharatiya Janata Party workers. भवानी इज विद अस। भवानी, आप हमको ज़रा और डिटेल्स दे सकते हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत अब ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करा है जो बीजेपी वर्कर्स ने रखी है। गजेंद्र सिंह वहाँ पर पहुँच गए हैं और गजेंद्र सिंह बाकी जो वहाँ पर दो कार्यकर्ता बीजेपी के हो सकते हैं, उनका ये आरोप है कि जिस तरीके से झंडा आकर के झंडा लगाया गया और ये अपमान है, और लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ये आरोप है कि पुलिस टाइम पर रात को पहुंची नहीं जब हुआ था। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी अभी इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है जोधपुर पर, और गहलोत इस वक्त सीएम हाउस से आज उनकी जन्मदिन है, इसलिए शुभकामनाएं ले रहे थे, लेकिन सब सारे कार्यक्रम छोड़कर स्थगित कर दिए और मुख्यमंत्री इस वक्त सीएम ऑफिस पहुंच गए और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सभी को बुला लिया और जोधपुर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं और जोधपुर के बारे में फीडबैक लेंगे और किस तरीके से जोधपुर के अंदर हालात को कंट्रोल भी किया जा सकता है और क्या वजह रही, इन तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए कुछ एक बात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो रही है। और ये कोशिश रहेगी, पहले प्राइमरी कोशिश चीफ मिनिस्टर की ये है कि जोधपुर के अंदर जो हालात बिगड़े हुए हैं उनको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि अभी सिर्फ अस्थायी शांति है, डर अभी तक बना हुआ है कि क्या हालात फिर बिगड़ सकते हैं। तो वहाँ क्या और डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, क्या फोर्स भेजने की जरूरत है, जोधपुर के पुलिस कमिश्नर से बात की जाएगी और तमाम को रिव्यू लिया जा रहा है। इसकी डीजीपी को पूरी रिपोर्ट के साथ बुलाया गया और इस पर आगे एक्शन के बारे में सरकार विचार करेगी। जी। ऑल राइट, ऑल्सो कुड यू टेल मी भवानी, अगर आप हमको बता सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहा है, कितना बड़ा है और आगे क्या प्लान है बीजेपी का? देखिए, प्रोटेस्ट क्योंकि खुद गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री थी और वहाँ से वो खुद सांसद है, तो जाहिर तौर पर जब खुद मौके पर आ गए तो काफी जो कार्यकर्ताओं में रात से ही हम देख रहे थे कि गुस्सा, सुबह से वो इस बात को लेकर दो नाराजगी की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो जिससे कि अभी हालात को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन जो बीजेपी की नाराजगी है जिस बात को लेकर जो शेखावत पहुंचे हैं, उनका ये कहना है कि किस तरीके से रात को जब ये इंसिडेंट हुआ पुलिस वहाँ पर पहले मौके पे नहीं पहुंची, अगर पहुंचती तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता, कंट्रोल करते। दूसरा गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब रात को इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, इसका लाठीचार्ज करना पड़ा, उसके बावजूद सुबह नमाज के वक्त सुरक्षा कड़ी क्यों नहीं की गई? Bhavani, thank you for getting us all those details. We have Jyoti Khandelwal of the Congress Party joining us on the broadcast. Jyoti, there are people that our reporters have spoken on the ground, and what they're saying that if the state acted promptly, if the police acted promptly, this could have been avoided. नहीं, मैं एक बताना चाहूंगी कि बिल्कुल पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव था, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं थी। वैसे भी आज एक बहुत त्योहारी दिन था, परशुराम जयंती भी थी, ईद भी है, अक्षय तृतीया भी है, आखा तीज भी राजस्थान में बहुत उससे मनाया जाता है, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है। तो इसलिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में कोई ऐसी कोई कमी जो प्रशासन की ओर से रखी गई हो अभी तो दिखाई देती नहीं है। जहां तक बात है कि इस तरह की घटना होने का, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए कुछ कहीं भी हो, कोई ऐसा नहीं है। राजस्थान बहुत ही सौहार्दपूर्ण प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है। यहाँ सभी लोग गंगा जमनी संस्कृति के साथ बहुत एक साथ एक दूसरे के त्योहारों में, खुशियों में, सुख में, दुख में शामिल होते रहे हैं, तो ऐसी कोई परेशानी यहाँ होती नहीं। लेकिन कई बार हमने देखा है, और खासकर जब से बीजेपी थोड़ा यहाँ चुनावी मोड में आई है, देखने में आता है बार बार कि कुछ कोई असामाजिक तत्व है, कोई हुड़दंगी है, व्यक्ति है, और वो कुछ इस तरह की घटना करते हैं और उसके बाद बीजेपी इस द्वेष को, इस वैमनस्य को और ज्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। मुझे समझ नहीं आता आप किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी जरूरत थी, आप भी राजस्थान के ही नागरिक हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी राजस्थान से ही हैं, और ऐसे में खास तौर से जोधपुर से ही है, तो केवल प्रोटेस्ट करने से क्या स्थिति को संभाला जा सकता है? आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए विपक्ष भी कि आप द्वेष को बढ़ाए नहीं, बल्कि भाईचारे और
सौहार्दपूर्ण जो वातावरण जो बन रहा है, जो बना है, उसको आप और कैसे अच्छा कर सकते हैं, त्योहार के दिन पर कैसे एक दूसरे से गले मिल करके, अगर कुछ द्वेष आया भी है तो उसको दूर किया जा सकता है, इसके प्रयास होने चाहिए, बजाय इसके कि आप उस मुद्दे को और ज्यादा उससे द्वेष और वैमनस्य फैला करके वहां के माहौल को त्योहार के दिन और ज्यादा हम्म। तनावपूर्ण कर दें। हम्म। तो ये मुझे तो कहीं से भी अगर हम देखते हैं तो हमारे देश की संस्कृति के हिसाब से तो उचित लगता नहीं है। इस वक्त जरूरत है कि सब लोग ही त्योहार के इस जो हमारे एक भावना होती है हमारे देश की हम्म। त्योहारों की, कि वो प्रेम फैलाता है, भाईचारा फैलाता है, सौहार्द फैलाता है कोई सा भी हम्म। त्योहार हो। हम्म। तो इस तरह की बातों को तवज्जो देना, द्वेष वैमनस्य को सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना निश्चित रूप से बहुत गलत है। लेकिन ज्योति खंडेलवाल, पुलिस ने बहुत अपनी सारे जिम्मेदारी एरियाज को हैं नहीं। राजस्थान में जो पहले ही जिनमें कम्युनल टेंशन हो रही थी, अलवर फॉर एग्जांपल, तो ईद से पहले क्या पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा कॉशियस नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्शियस है, और अभी आप खुद भी देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जन्मदिन के कार्यक्रमों को छोड़ करके उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है, और कैसे उस इस सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल किया जा सके कि लोग भी अच्छे से त्योहार मना सके और कोई कोई ऐसी घटना भी ना घटे, इसको लेकर के एक रिव्यू मीटिंग भी जो है वो अभी रखी गई है। तो मुझे नहीं लगता, और जहां तक देखिए बार बार ये देखने में आ रहा है लगातार, जब से, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि बीजेपी जब से राजस्थान में चुनावी मोड में आई है, वरना विपक्ष पूरी तरीके से हम्म। शांत है, राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं ओके। उठा पा रहा है, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। ओके। राजस्थान ने भी बजट पेश किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी सड़कों पे नहीं आती है, किसी मुद्दे को लेकर के जनता के हित की किसी बात को करने के लिए नहीं आती है। लेकिन जैसे ही कहीं भी सांप्रदायिक, जातिवाद, कम्युनल द्वेष फैलाने की भावना, इस तरह की कोई भी बात होती है तो तुरंत सड़कों पर नजर आती है, तुरंत उसको और ज्यादा गर्म करने की कोशिश करती है, ओके। तुरंत उस द्वेष को, वैमनस्यता को और Okay. ज्यादा बढ़ाने की, Jyoti घृणा Khandelwal, को in fact, बढ़ाने की I'll कोशिश request you करती to है। stay with us. There are some reactions coming in the story. Listen in. हम तो सो रहे थे, रात को मेरे पोते की बहू का फोन आया कि जालोर गेट पे मैं घर नहीं आ सकूंगी, जालोर गेट पे झगड़ा हुआ है। हमने बोला, झगड़ा का जालोर गेट पे झगड़े का क्या लेना था? तो हमने सोचा क्या मालूम क्या हुआ, तो हमने इधर उधर पत्रकारों को फोन किया, पत्रिका भी किया, उधर किया, तो पता लगा विसा जी की मूर्ति के ऊपर पट्टी बांध दी, झंडा लगा दिया और ऐसे कुछ हुआ, इसका माने झगड़ा हुआ। इसका मतलब हुआ कि आप झगड़ा करवाना चाहते हो, ऐसे नहीं करना। यहाँ जोधपुर है, ये भाईचारा है, यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब भाई बहन की तरह रहते हैं। सन की साजिश है। इस सन की साजिश के ज़रिए हमारे देश के सौहार्द को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के संस्कार को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है, वो कोशिश लगातार कुछ लोग कुछ इस तरह की साजिशी ताकतें करती रहती हैं। देखिए राजस्थान की सरकार, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, वो बहुत पूरे देश को ज्ञान देते फिरते हैं, एकता का ज्ञान देते फिरते हैं, सेकुलरिज्म का ज्ञान देते फिरते हैं, मोदी जी को ज्ञान देते फिरते हैं, लेकिन ख़ुद जो है वो आज पूरी तरह से अपने ही चतुराई और अपने ही साजिशों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, और वो पूरी तरह से जिस तरह का वहाँ पर क्राइम हो रहा है, कम्युनलिज्म हो रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और एमपी साहब का फ़ोन आया था, वो बाहर थे और वहाँ पे सब जगह बैरिकेड किए हुए थे। उन्होंने कहा जालोरी गेट पे कोई घटना घटित हुई है जिसमें लाठीचार्ज हुआ है। ये 20-25 लोग यहाँ पे पत्रकार खड़े थे, उसमें काफ़ी पत्रकारों की चोटें आई हुई थी, और तब इन्होंने बताया कि अमित सियाग ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया था, पत्थर ईदगाह की तरफ से आए थे। तो हम लोग यहाँ पे थे, तो इन्होंने कहा कि ईदगाह के उस दर कई अपने हिंदू फैमिली भी रहती है, तो एक बार पता कर लें। वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे और उन्होंने, जब तक मैं वहाँ पहुँचती तो जो 2 इनकी महिला अधिकारी, उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पत्थर वहाँ से आ रहे हैं और वो मारते हुए कह रही है कि पत्थर मारोगे। तो मैंने उनको बोला पत्थर कहाँ से आ रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि चुप रहो, हमारे को ऊपर से आदेश है। ये जो आज जो भी घटनाक्रम हुआ है, इसका पूरा दोष पुलिस पे जाता है कि उन्होंने माहौल को बिगाड़ा। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। We also have Anita Badel joining us on the broadcast from the BJP. Anita Badel, आपने अगर ज्योति खंडेलवाल को सुना, वहाँ पर वो बोल रही हैं कि पहले ही सिचुएशन सेंसिटिव है और ऐसी सिचुएशन में एक यूनियन मिनिस्टर का जाना और धरने पे बैठ जाना सिचुएशन को और खराब करेगा। आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मुझे ज्योति खंडेलवाल को ये पूछना है कि सिचुएशन खराब किसने किया है?
लाठीचार्ज करके आप चुप कर देना चाहते हैं। ये घटना हुई क्यों है? शहीद बाल मुकुंद बिष्टा की मूर्ति को अपमानित किया गया नाजियों द्वारा, और जब उनको रोका गया, उनको आग्रह किया गया कि आप इस तरह से अपमानित नहीं करें, तो उन्होंने लोगों को मारपीट शुरू कर दी, पत्थरबाजी कर दी। आसपास में जितने लोग रहते थे उनके घरों में घुस करके बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की। ये कोई मुगल शासन है क्या? और फिर पुलिस को जब कहा गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। पत्थरबाजी किसने शुरू की? तो किसी के भी पास साथ में पुलिस इस तरह से अन्याय नहीं कर सकती है। 11 लोगों को पुलिस ने मारा है, और ऐसी स्थिति में कोई किसी की बहन बेटी की देखी इज्जत लूटते हुए देखेगा क्या? ये गुंडा राज है। ये जोधपुर में मुख्यमंत्री भी तो अपना जन्मदिन मनाने में लगे हुए हैं, और इस तरह से अपनी पुलिस प्रशासन को आगे करके बहुसंख्यक हिंदू समाज को मारने का काम किया है। अनीता पटेल, आप कह रही हैं कि जो पुलिस है उन्होंने सिर्फ एक तरफे के लोगों को मारा है। आप ज्योति खंडेलवाल इस पे कैसे रिएक्ट करेंगी? देखिए, मैं जो तो बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति लगी अनीता जी की कि वहां पर दोनों तब समुदाय के लोग थे, लेकिन केवल हिंदू लोगों पर लाठीचार्ज। क्या ये संभव है? क्या देख देख करके कोई मारा गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप और द्वेष फैलाने की बातें कर रहे हैं। अनीता बदेल जी तो बिल्कुल इस तरीके से बोल रही है जैसे वो उस समय वहां मौके पर उपस्थित थी। कैसे कैसे घटना हुई है, किस किस को मारा गया है, वो बता रही है। अरे भाई, पुलिस ने भी साफ तौर पे कहा है कि हम जो उपद्रवी हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कहीं और से भी हमारे पास एफआईआर आएगी, हम उसको दर्ज करेंगे। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ आएगी, दर्ज करेंगे, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। आप तो खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही सब कुछ तय कर लेते हैं कि ऐसे केवल हिंदू लोगों को मारा गया। अरे आप कैसी बातें करते हैं? आज कोई भी हो, वो सब हमारे प्रदेश के नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। और बहुत ही अजीब स्थिति लगती है। अनीता जी बीच में मत बोलिए। आपने जब बोला तब मैंने कुछ नहीं बोला। आपने जो भी बात बोली, आपने तो बहुत ही हंसी बात कर दी कि मुख्यमंत्री जी अपना जन्मदिन बनाने में व्यस्त हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, यहाँ की जनता के दिलों में, उनके मन में जगह है, वो उनका जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन जोधपुर की घटना के बाद उन्होंने अपने उसको भी रोका है। वो अपनी रिव्यू मीटिंग, आपको शायद जानकारी नहीं हो, उसकी मीटिंग ले रहे हैं। कैसे सिचुएशन को और ढंग से हैंडल किया जा सकता है वो देख रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति ना हो, लोग त्योहार ढंग से मना सके, वो देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है। ज्योति खंडेलवाल, लेकिन अगर आप उनको बता सकते हैं, क्या कोई धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव और हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने, और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। That was Ashok Gehlot, Chief Minister of Rajasthan, appealing for calm there. I'm going to go back to my guest now. ज्योति खंडेलवाल, मैं आपके पास आऊंगी इस वक्त। आपने वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को सुना है, वो अपील कर रहे हैं, लेकिन आप हमें अगर बता पाएं कि कांग्रेस से कोई ग्राउंड पे गया है जहाँ पर ये सब क्लैशेस हो रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का एक यूनियन मिनिस्टर वहाँ पे आ गया। क्या ये कांग्रेस के ऊपर पोरली रिफ्लेक्ट नहीं होता कि उनके लीडर्स नहीं हैं ग्राउंड पे?
नहीं, पहली बात तो देखिए, मेरे को एग्जैक्टली तो अभी नहीं जानकारी है इस समय चैनल पे बैठ सकते, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि विपक्ष के अगर मंत्री, यूनियन मिनिस्टर वहां पहुंचे हैं तो उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी, उनको क्या क्या वहां पर मैसेज देना चाहिए था। उनको मैसेज ये देना चाहिए था कि नहीं, आप सब भाईचारा सौहार्द बनाए रखे, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, देश के नागरिक है, इस प्रदेश के नागरिक है, प्रदेश का भाईचारा, प्रदेश का एक सौहार्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बजाय उसके आप वो तो कर नहीं रहे हैं कि आप भाईचारा और सौहार्द बनाने की कोशिश करें, बल्कि उसके अगेंस्ट केवल राजनीति करने के लिए, केवल इस माहौल को और ज्यादा खराब करने के लिए और इस माहौल को खराब करके अपने राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए आप वहां पर केवल प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे, तो क्या ये सही है? मैं नहीं मानती हूँ ये सही है। वहां पर निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन है, कांग्रेस के प्रतिनिधि भी वहां पर है, और हम यही चाहते हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कहा कि हमारी आज की, जैसे मैं भी बार बार इस चैनल पर आपके माध्यम से बोल रही हूँ कि आज की हमारी प्राथमिकता ये है कि त्योहार का ये दिन हम सौहार्द और भाईचारे से मना सके, तनाव की स्थिति को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सामान्य रूप से लाने की जिम्मेदारी हम सब की है, जनता की है, विपक्ष की है, सरकार की है, प्रशासन की है, हम सब की है, और हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे कि आज का ये त्योहार का ये सीजन, आज का ये दिन हम बहुत अच्छे से मना सके, जैसा हम हमेशा मनाते हैं। वैसे भी 2 साल बाद, कोरोना के 2 साल बाद लोग अब त्योहार के लिए बाहर निकलने लगे हैं, तो ऐसे में हमको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मैं विपक्ष के नेताओं से भी अपील करती हूँ। ज्योति खंडेलवाल, मैं आपका पॉइंट अनीता बडेल के पास लेके जाऊंगी। अनीता बडेल जी, आपने सुना ज्योति जी को, बोल रहे हैं कि आज त्योहार का दिन है, आज ईद है, और त्योहार को शांति से निकलना चाहिए, ना कि धरना और प्रोटेस्ट पे बैठना चाहिए। आपको नहीं लगता ये बात? क्या देखिए, निश्चित रूप से आज त्योहार का दिन है, ये कौन स्वीकार नहीं करेगा। हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है, अक्षय तृतीया आज है, परशुराम जयंती आज है, और ईद का दिन भी आज ही है ना। अब ये जो घटना हुई, घटना होने के बाद में सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, ये तो कहा जा रहा है, लेकिन जिन्होंने सौहार्द बिगाड़ा है, क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? किसने त्योहार बिगाड़ा है? त्योहार किसने बिगाड़ा है? मैं आपको बताती हूँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कल जब ईद की तैयारियां की जा रही थी, तब उस चौराहे पर जो शहीद बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति लगी हुई थी, उस बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति को अपमानित किया गया, पैरों में जूते चप्पल लेकर के उनकी मूर्ति पर चढ़ा गया, उनके मूर्ति के मुख को, आंखों को झंडों से पाट दिया गया और टेप लगा दी गई उनके मुंह पर और उनकी आंखों पर। जब उस शहीद परिवार के परिजनों ने इस बात की आपत्ति जताई कि भाई आपको झंडे लगाने, ईद के झंडे लगाने तो आप लगाइए, परंतु आप इस तरह से शहीद की आंखें और मुंह और पट्टी मत बांधिए, टेप मत लगाइए, काला टेप उसके ऊपर मत लगाइए, हटाइए इसको। और जब ये विरोध किया गया तो उन नाज़िरों ने जो वहां एकत्रित थे, 500-700 लोग जो तैयारी कर रहे थे इसकी, उन लोगों के साथ गाली गलौज किया, उनके साथ मारपीट की, और जब गाली गलौज हुआ, मारपीट हुई और पत्थरबाजी की गई, तब जाकर के जो विप्र सेना के लोग थे या हिंदू लोग थे, जब ये मैसेज उनके पास गया, क्योंकि वो भी परशुराम जयंती की तैयारियां कर रहे थे, वो भी एक स्थान पर एकत्रित थे, और जब वो लोग आए, जब तक वो लोग आते हैं तब तक ये पत्थरबाजी करने वाले, मारपीट करने वाले, बिस्सा जी की मूर्ति के साथ में अपमान करने वाले ये लोग भाग जाते हैं, और उसके बाद में पुलिस लाठी falling of Ram Darbar in Salasar. After that, Ram Navami was on, so they passed orders of section 144, not allowing these Rath Yatras to go on. At the same time, there was Ramazan, Rozas were there, and the government of Rajasthan passes a special order that electricity supply will be maintained for Ramazan. Now, at the same time, Ram Navami is also there, but specific orders. So this is example of appeasement politics. And then Karoli violence happened. The Chief Minister of Rajasthan also happens to be the Home Minister, and therefore the police comes under him. And yet you have incidents like Karoli. And now you have incident in Jodhpur. Now in Jalori Gate, a statue of Bal Mukund Bissaji, there's a flag. What was the purpose, what is the need of a community to remove that flag and put their own flag and then resort to stone pelting? So obviously there seems to be a support, a tacit support by Rajasthan government to create certain situations. I don't understand why, but it's very unfortunate. And the
atmosphere has also been so created because the chief minister wants to maintain his chief ministership, and therefore he just allowed all the MLAs to run riot in their own areas. The police and the administration is entirely with the MLAs, with the Congress MLAs, that you run riot, you do what you want, as long as you keep the chief minister chair safe. That's the reason Rajasthan is suffering like this. So how can we end this? Because at the end of the day, people from both the communities are suffering. Congress party is saying that BJP is doing everything. You are putting blame on, of course, they have government there. How do we end? How do we expect there is an end to these clashes? So you cannot equate the two things. At one side, they're running an entire government. They have the entire police with them. It's their responsibility to maintain law and order, and this festival of Eid has not sprung out of the blue. Everybody knew that this festival is there. So, necessary arrangements should have been made, right? So, they are completely aware of all of this, yet there's a tacit support to create certain situations, and then they turn around and blame the center. You see, at this point in time, in the heat and dust, people need water to drink. Prime Minister Modi has provided in Rajasthan government 26,000 crores of rupees. Out of 23 years, they have used only 4,000 crores. When they cannot even spend the money which is with them to provide drinking water to the people, their entire focus is only to create a political atmosphere, which I don't know helps who. And when they're running an entire government, how can they blame somebody else? Do you see that? More news coming in as Rahul Gandhi's party video surfaces. Amethi MP and Union Minister Smriti Irani is in Wayanad, in fact, taunts the missing MP Rahul Gandhi. So we saw that video of Rahul Gandhi, which in fact Randeep Surjewala clarified is of him attending a friend's marriage function, but now we're understanding that more people from the BJP, their Smriti Irani, hitting out at Rahul Gandhi, really taunting Rahul Gandhi for not being in the country where the situation in the country is not good, particularly in Rajasthan, where there is a Congress rule and we are seeing clashes between the two communities happen. In fact, we've seen that video still on the screens for you. Rahul Gandhi there at a wedding function of a friend. Manu Bharat, in fact, our reporter, is joining us on the broadcast. Manu Bharat, could you tell us what exactly is Smriti Irani saying here? Smriti Irani was in Wayanad to review the aspirational district project of the union government, and Smriti Irani was the district administration has planned to take the union minister to certain tribal villages in Wayanad. They had actually refurbished those places and made it clean and neat for the minister to visit. But the minister suddenly changed her plans and shocked the district administration. She shifted her plans from visiting a tribal settlement in Maravile, and she came to this place where I am standing now, that is to this from Maravile she came to this settlement, and here the people were this settlement is in Ambalachal, and these people here says that they don't have sufficient water. They spoke to the minister also. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? മഞ്ഞള. എന്തായിരുന്നു മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞത്? മന്ത്രിയോട് വിട്ട ഈ വെള്ളത്തിന്റെ കുളിരൂമിന്റെ കക്കൂസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞേക്ക്. കക്കൂസില്ല ഒരാൾക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? കുഞ്ചമ്മ. These two villages, the inhabitants of this settlement. ഒരു മാസത്തിന് തരുന്ന പേനത്തി 1000 ഉറുപ്പ്യ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തെടുക്കാനോ ഉടുക്കാൻ എടുക്കാനോ പുതക്കാൻ എടുക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ കട്ടത്തിലാവുന്ന ഇവിടെ.
She spoke to the minister and she told that she is getting only 1,000 rupees a month and she has no sufficient drinking water here. She has no sanitation facilities, and this house you see here, this is accommodated by 4 families. The 4 families live in this house, and this is the situation. So actually the government had, the district administration had planned to take the minister to a different place where these the infrastructure facilities was better. But now suddenly the minister got information from local people and the party workers here, and she came and visited this place. And here you can see how these villagers are living in small sheds like this, where people, 2 to 3 families. Yes, Janardhanan is joining me. He is a person from the nearby locality. How many people are living here? ഒരു 50 കുടുംബത്തിൻ്റെ മേലെ മൊത്തമുണ്ട്. അതായത് ഒരു 100 ചില്ലറ വോട്ടർമാരുണ്ട്. 200-250ഓളം ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. ഒരു 45 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരാള് ഡോക്ടർ കെ ചങ്ങാടക്കരി. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ? ഈ ഇതിലൊക്കെ എത്ര പേരാ താമസിക്കുന്നത്? ഇതൊരു കുടുംബമാണ്. ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും 2 മക്കളും. A father, a mother and 2 children live here. Okay, this is the house. ഈ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കുടുംബമാണ്. And here in this house 3 families live. 3 families. Janardhanan stays nearby, so he is telling me the pathetic situation of the people living here. So these places had these places had not been visited by the district administration, and they have not given sufficient infrastructure facilities here. You can see the children of the settlement here, looking at our camera, and they all complained to the minister that they did not have sufficient pension, they did not have sufficient facilities for toilets, and they also complained that when during rainy season these places get inundated with water, it is flooded, they are unable to live here, they want to move away from here. In 20 cents of this land, more than 200 people are living. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? ഗിരീഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂലിപ്പണി. ഗിരീഷ് ഇസ് എ ഡെയിലി വേജസ് വർക്കർ. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്ര കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്? 2 കുടുംബമുണ്ട്. ഒന്ന് ആ ഷെഡില്ല, അവിടെ ഒരു കുടുംബം, പിന്നെ ഞങ്ങൾ അമ്മയും പെണ്ണുങ്ങളും 2 മക്കളും ഇവിടെ. നിങ്ങൾ മന്ത്രിയെ കണ്ടോ? അമ്മ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരാതികൾ മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റിയോ? അമ്മ നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രിയെ കണ്ടോ? കണ്ടു, പിന്നെ വരുത്തണം പറയാൻ പറ്റില്ല. His mother is complaining that though she found the minister, she had some language problem, so she somehow tried to explain the pathetic condition of this village, but she feels that she is not completely successful. Anyway, the minister has understood the situation of this place. Okay, thank you so much, Manu, for getting us that report.